चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडियन बॉन्ड्स। नाम से मालूम पड़ता है इंडियन मतलब कुछ ना कुछ मसाला, कुछ तड़का वाला कुछ होगा। पहला नाम है इसका मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या होता है? मसाला मीन्स स्पाइस। मसाला मीन्स स्पाइस। स्पाइस मसाला बॉन्ड इज एन इंडियन नेम यूज्ड फॉर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर्स कैन सेल टू इन्वेस्टर्स इन ओवरसीज मार्केट। यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है बाहर के ओवरसीज मार्केट में ये बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं। नॉर्मल बॉन्ड ही है, सिर्फ नाम दिया है मसाला बॉन्ड, ताकि मालूम पड़े यूरो बॉन्ड की तरह, एडीआर की तरह कि ये इंडियन बॉन्ड है। दिस बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। ओके, एनटीपीसी ने रेज किए थे 2000 करोड़ के वाया मसाला बॉन्ड्स इन 2016 फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ओके, अगला बॉन्ड है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स मतलब सिंपल कुछ नहीं है। मसाला बॉन्ड्स मतलब नॉर्मल बॉन्ड्स जो नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल कंपनी इशू कर सकती है। अगला है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इशू करेगी। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर यूज टू फाइनेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको पैसे चाहिए होते हैं फॉर अर्बन डेवलपमेंट, सो वो क्या करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करेंगे टू जनरल पब्लिक, उनसे पैसा लेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद जब डेवलपमेंट उनका बिक जाएगा, जब वो किसी को बेच देंगे या जब उनसे रेवेन्यू चालू हो जाएगा, तब वो बॉन्ड्स को धीरे धीरे पे ऑफ कर देंगे। सिंपल, दिस इज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अगला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और तंदूरी बॉन्ड्स, सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड्स। गवर्नमेंट मसाले ने पूरा हो खराब कर दिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स। गवर्नमेंट या ट्रेजरी बॉन्ड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई इशू करेगी। सेम तरह से मसाला बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स इंडियन कंपनीज इशू कर सकती है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इशू करेगी। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड आरबीआई या जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या आरबीआई या एनी गवर्नमेंट कंपनी, सिंपल कुछ भी। अगला है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो कुछ नाम लिखे हुए हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम लोन्स रेज कर सकते हैं। इसका नाम है IFCI, इंडियन फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट SFC, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कन्वर्टेड टू पब्लिक कंपनी, कन्वर्टेड टू बैंक। ये सेल्फ रीड रखो इसको, MCQ पर्पस के लिए याद कर लेना। कोई अगर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाए तो आप ध्यान रख लेना, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाए बाई चांस तो याद रख लेना इसका। अगला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी सेम सेल्फ रीड, ओनली ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखना इनके इस नाम के साथ। अगला लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक जो होती है, कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती है? HDFC, ICICI, एक्सिस, IDFC, येस बैंक, ये सारी हुई कॉमर्शियल बैंक्स। ये भी हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तरह से लोन्स देती है। चलो, इसमें क्या बोला गया है? द बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर पर्पस ऑफ एक्सपांशन या सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स। अगर आपको नया यूनिट सेटअप करना है, एक्सपांशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, आपको बैंक फंडिंग देगी, आपको बैंक लॉन्ग टर्म लोन देगी। एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग, बैंक्स ऑल्सो फंड द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट आपको WCTL, ऐसा इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ ही है, गवर्नमेंट आपको WCTL इशू कर देगा, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। उसका नेचर होगा वर्किंग कैपिटल का, बट उसका क्लास होगा टर्म लोन वाला, कि आपको रीपेमेंट करना है उसका मंथली EMI की तरह, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको मंथली मंथली चुकाना है टर्म लोन की तरह, बट आप वो पैसा यूज कर सकते हो फॉर वर्किंग कैपिटल। जनरली नॉर्मली टर्म लोन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर मशीनरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्किंग कैपिटल के टर्म लोन को यूटिलाइज करने का एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, वो इस WCTL ने पूरा कर दिया है। चलो अगला है ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब फॉर एग्जांपल, कंपनी ने या बैंक ने लास्ट 2 साल के अंदर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा कर दिए, उसके पास डिसबर्समेंट करने को पैसा नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट को बोलेगा मुझे कुछ ब्रिज फाइनेंस के नाम पे पैसा दो फॉर 6-8 महीने 1 साल के लिए। जैसे जैसे मैं लोन डिसबर्स करूँगा उसकी EMI चालू हो जाएगी, और जैसे जैसे उसकी EMI जाएगी मैं आपका पैसा चुका दूंगा। दिस इज बेसिकली ब्रिज फाइनेंस। ये ब्रिज स्टार्टिंग से लेके जहाँ मुझे डिसबर्समेंट करना है वहाँ से लेके मेरा सैंक्शन से लेके मेरा डिसबर्समेंट तक जो मुझे नीड चाहिए उसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंस।
चलो अगला है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हमने चैप्टर नंबर 1 में उसका एग्जांपल देखा था, वेंचर कैपिटल वर्सेस एंजल फंड। अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, वेंचर कैपिटल मीनिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग ऑफ न्यू हाई रिस्की वेंचर्स प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। तो जो क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपन फंड करते हैं। हाई रिस्की वेंचर्स जो होते हैं, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनको फंड करते हैं। हु लैक एक्सपीरियंस एंड फंड्स टू शेप देयर आइडियाज़। मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि ये आइडिया बहुत बड़ा बिजनेस बने, बट मेरे पास फंड्स नहीं है। सो मैं जाऊँगा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट मुझे पैसा देंगे मेरे आइडिया को बिजनेस में शेप करने के लिए, एंड वो मेरे से उसके बदले इक्विटी लेंगे। सिंपल। चलो, तो हु अंडरटेक हाईली रिस्की वेंचर्स विथ पोटेंशियल टू सक्सीड इन फ्यूचर। सिंपल। फीचर्स क्या है इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? इक्विटी फाइनेंस के नेचर में पैसा दिया जाएगा उनको, डेट नहीं, इक्विटी के फाइनेंस में पैसा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 साल 5 साल नहीं, 10 साल 15 साल के लिए पैसा दिया जाएगा, कि आप किसी पे भी 2 साल 5 साल का पैसा देके प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते कि मुझे पैसा दो पैसा दो। इसके लिए उन्हें 10 साल 15 साल के लिए पैसा दिया जाता है, आपका बिजनेस ग्रो करो एंड देन में पैसा विथ प्रॉफिट विथ डिविडेंड चुका देना। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंड्स, इन्वेस्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट। इन्वेस्टर्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए, कहाँ अपनी कॉस्ट कम हो सकती है, कैसे हम सेल्स बढ़ा सकते हैं, टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस नेटवर्किंग कर सकते हैं, कैसे हम मैनेजमेंट को अपने एक्सपर्टीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारा हमें मॉरल सपोर्ट भी एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं। मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अब वेंचर कैपिटल फाइनेंस हमें किस फॉर्म में लेना है? इक्विटी में लेना है, प्रेफरेंस में लेना है, डेट में लेना है, कंडीशनल लोन लेना है, हमें रॉयल्टी पे करनी है, क्या फाइनेंस में हमें क्या तरह से हमें लेना है? जनरली वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में ओनली इक्विटी नेचर का रहता है। प्रेफरेंस भी हो सकता है, पर डेट तो बिल्कुल नहीं होता। प्रेफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इक्विटी तो डेफिनेटली इक्विटी तो होता ही होता है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग। इट इज जनरली फॉर लॉन्गर पीरियड बट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। इसका मतलब मुझे आपने ईयर 1-2 में पैसा दिया और आप मेरे से ईयर 4-5 में अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत नया है। आई एम ऑन अ ग्रोइंग स्टेज, मैं अभी लैडर्स चढ़ रहा हूँ। आप मुझे बोलोगे तो ऊपर पहुँच जा, नहीं पहुँच पाएगा। जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा मैं वैसे वैसे आपको रीपेमेंट डिविडेंड स्टार्ट कर दूंगा। अगला होता है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन मतलब क्या होता है? आपको लोन दिया जाएगा विथ सम कंडीशंस कि हम उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे या इंटरेस्ट लो चार्ज करेंगे, एंड साथ में आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। रॉयल्टी मीन्स एन फिक्स्ड अमाउंट और कमीशन ऑन एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ रुपीज़ दिए जाते हैं कंडीशनल लोन के हिसाब से। आपको कहा जाता है कि नॉर्मल मार्केट में रेट चल रहा है 9 to 12% पर एनम, हम आपको देंगे 4% पर एनम पे। तो क्योंकि हमने आपका इतना सारा इंटरेस्ट माफ़ किया, आपसे इंटरेस्ट का पैसा नहीं लिया, आप हमें एक काम करना, 2% ऑफ सेल्स प्राइस, आप जितने भी यूनिट्स बेचो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, आप जितने भी यूनिट्स बेचो आप मुझे उसका 2% दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने 150 रुपीज़ के 5000 यूनिट्स सेल कर दिए, सो दिट्स विल कम टू 150 इंटू 5000, 7,50,000 का आपने गुड सेल किया, सो उस पर 2% विल कम एज 15,000। आप मुझे 15,000 रुपये एज अ कमीशन या रॉयल्टी दे देना। सो रॉयल्टी बिटवीन 2 and 15%। अगर सेल्स बहुत कम है तो आप रॉयल्टी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा है तो रॉयल्टी आप आधा परसेंट, 1%, 2% कितना भी कर सकते हैं, और सेल्स अगर बहुत कम है तो 10, 15, 20% तक भी आप रॉयल्टी को लेके जा सकते हैं। जनरली लो लेस देन 5% होती है रॉयल्टी एवरेज नॉर्मल केस में। सम वेंचर कैपिटलिस्ट गिव चॉइस टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पेइंग अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी ऑन सेल्स वंस इट बिकम्स कॉमर्शियली साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे इनिशियल फर्स्ट 5 ईयर्स में
4% पे इंटरेस्ट देना, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 9% पे देना, एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स में 15% के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाना। सो ये भी हुआ काइंड ऑफ कंडीशनल लोन, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलो अगला रहता है इनकम नोट। इनकम नोट में ये होता है कि आप वीसीएफ ये बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा प्लस रॉयल्टी भी देना पड़ेगा, एंड बोथ विल बी एट लोअर रेट्स। ऐसा नहीं कि मुझे आप 4% पे इंटरेस्ट देना और फिर 20% रॉयल्टी देना, आप मुझे इंटरेस्ट भी 3-4% का दे देना एंड रॉयल्टी भी 4-5% की दे देना। सो ये होता है इनकम नोट। अगला है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, ये नेचर तो इसका रहेगा डिबेंचर का, बट वो उनको एक फीलिंग देगा कि हमको बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो उनको स्टार्टअप में डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेंगे। सो स्टार्टअप फेज नो इंटरेस्ट इज चार्ज, स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता एट, या फिर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो इसमें ऐसा होता है इनिशियल ईयर्स में नो इंटरेस्ट, इसके बाद मिड स्टेज में लो इंटरेस्ट, एंड देन पीक स्टेज जब आप हाईएस्ट प्रॉफिट कर रहे हो, सो यहाँ पे आप हाई इंटरेस्ट चुकाना। दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपके नो इंटरेस्ट है, आप प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे होंगे, आप ब्याज भी नहीं चुका रहे हो, ध्यान रखना। मिड स्टेज में आप थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, थोड़ा इंटरेस्ट चुका रहे हो, जिससे आपकी टैक्सेबिलिटी पे फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने 10,000 रुपये कमाए इनिशियल स्टेज में, आपने कुछ नहीं चुकाया, 2,000 रुपये का टैक्स चुका दिया 20% के हिसाब से, काम डन हुआ। अब आप अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो, आप 20,000 रुपये का इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो आपने 30,000 रुपये टैक्स चुकाया, तो आपने 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट चुकाया उस पर आपने आपका 20% टैक्स यानी 4,000 रुपये सेव कर लिया। अब जब आप 1,00,000 रुपये कमाने लग जाओ, तब हमें आप 50,000 का इंटरेस्ट देना, ताकि आपका 50,000 के ऊपर 20% यानी 10,000 रुपये का इंटरेस्ट का आउटफ्लो, कैश फ्लो, टैक्स का कैश फ्लो बच जाता है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एज अ टैक्स प्लान। टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलो अगला है डेट सिक्योरिटाइजेशन। अब डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। डेट सिक्योरिटाइजेशन ये होता है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे चलो इसका मीनिंग समझने से पहले आप समझ लो ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक बैंक होता है, एक बैंक ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का इसको पेज ऐड कर देते हैं। एक होता है बैंक, एक बैंक ने फॉर एग्जांपल एक जन को 1 करोड़ का लोन दिया। अब बैंक के पास कैपिटल 1 करोड़ ही है, सो बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया, या अब बैंक की लोन देने की कैपेसिटी खत्म, या फिर मानो बैंक के पास कैपिटल है 100 करोड़ का, बैंक ने 1 करोड़ का लोन एक इंसान को दिया, ऐसे बैंक के पास 100 इंसान आ गए, सो बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब बैंक का कैपिटल जो है वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। सो क्या आप बैंक को ग्रो नहीं करना, बैंक को काम नहीं करना आगे मार्केट में बैंक और लोन नहीं देगा, तो बैंक की इंप्रेशन खराब हो जाएगी, बैंक की वैल्यूएशन हैम्पर हो जाएगी, कोई बैंक से लोन लेने को जाएगा नहीं। सो इस केस में क्या करती है बैंक, एक ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है जिसमें इन्वेस्टर्स जो है, बैंक क्या करती है अपने लोन्स को एसपीवी को बेच देती है, लोन्स सेल कर देती है। एसपीवी क्या करती है, एसपीवी इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करता है एंड देन वो इशू कर देता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स इसके बदले बैंक को मनी पैसा दे देते हैं, जो बैंक एसपीवी को, जो एसपीवी इन टर्न बैंक को पैसा दे देता है मनी। सो बैंक ने क्या किया, लोन्स दिए, उस लोन को बेच दिया एक एसपीवी को, एसपीवी ने उस लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, इक्विटी शेयर्स इशू किए इन्वेस्टर को, बेसिकली कुछ नहीं है,
बैंक ने अपना लोन एसपीवी को बेचा, एसपीवी से पैसा ले लिया। अब एसपीवी को क्या करेगा, एसपीवी उसको इशू कर देगा इक्विटी शेयर के फॉर्म में एंड वापस पैसा ले लेगा। इन सिंपल ये तो सिर्फ नाम का रह गया, बैंक ने इन्वेस्टर को लोन बेचा एंड इन्वेस्टर ने बैंक को मनी दिया। बहुत सिंपल, इतना सा क्राइटेरिया है। एसपीवी इसको शेयर्स में कन्वर्ट। अब इसका क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स को बैंक ने इक्विटी शेयर दिए हैं उसके ऊपर जो इनकम आएगी, तो अब जो ईएमआई आएगी वो बैंक के पास नहीं जाएगी, ईएमआई बैंक एसपीवी को देगा, एसपीवी इससे इंटरेस्ट चुकाएगी, इंटरेस्ट या डिविडेंड चुकाएगी इन्वेस्टर्स को। सिंपल, एक जगह बैंक है, एक जगह इन्वेस्टर है। इस बैंक ने अपना लोन इन्वेस्टर को बेचा, इन्वेस्टर ने उस लोन के बदले बैंक को पैसे दे दिए। अब जो ईएमआई जाएगी वो ईएमआई इन्वेस्टर को जाएगी, इन्वेस्टर उसको एज अ रीपेमेंट, प्रीपेमेंट या एज अ डिविडेंड ट्रीट करेगा। धीरे धीरे उनको पैसा पूरा चुक जाएगा एंड बैंक लोन से फ्री हो जाएगा। चलो, सो ये बेसिकली रहता है डेट सिक्योरिटाइजेशन। इसका नाम दिया गया है डेट सिक्योरिटाइजेशन। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरह से मैंने इसको पुटअप किया है, बहुत ही इजी तरह से इसको मैंने पुटअप किया है। चलो, अब आप मीनिंग या एग्जाम्पल देख लो। अ फाइनेंस कंपनी हैज़ गिवन अ लार्ज नंबर ऑफ कार लोन्स, इट नीड्स मोर मनी सो दैट इट कैन पोजिशन टू गिव मोर लोन्स। क्योंकि इसने अपना कैपिटल यूज़ कर लिया है, इसको और पैसा देने के लिए और लोन चाहिए, और लोन देने के लिए और पैसा चाहिए। सो वन वे टू अचीव इज़ टू सेल ऑल एग्जिस्टिंग लोन्स, but in absence of liquid secondary market for individual car loans is not feasible. Simple. However, practical option, आप किसी को बोलोगे कि तू मेरा लोन खरीद ले, तो कोई लोन खरीदने वाला नहीं है। तो बैंक क्या करता है, एक डेट सिक्योरिटाइजेशन का तरीका फॉलो करता है, जहाँ फाइनेंस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कार लोन्स ऑलरेडी गिवन जो है उसको एसपीवी में डाल देती है। द एसपीवी इन रिटर्न पेज टू द कंपनी विच इन टर्न कंटिन्यू टू लैंड विद इट्स मनी। सो बैंक को पैसा आ गया, बैंक अपना पैसा लेंड करना चालू कर देगा। ऑन द अदर हैंड, एसपीवी पूल्स दिस लोन एंड कन्वर्ट दिस इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इट मीन्स दैट दिस आर नाउ कन्वर्टेड सिक्योरिटीज एंड टू बी इशूड टू इन्वेस्टर्स। वो जो अपन ने सिंपल पढ़ा। सो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज डेट सिक्योरिटाइजेशन एंड हेल्प द कंपनी टू फाइनेंस मोर फंड्स। चलो देखो, बैंक ने अपनी लायबिलिटी एसपीवी को सेल कर दी। अब एसपीवी ने उस लायबिलिटी को एज ए इक्विटी कन्वर्ट किया। कन्वर्ट मतलब इक्विटी शेयर्स बना दिए। फॉर एग्जांपल, बैंक ने 100 करोड़ का लोन बेच दिया, तो उसने क्या किया, वही सेम 1-1 करोड़ के 100 शेयर निकाल दिए और 100 इन्वेस्टर को बेच दिया। अब इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ बैंक को दिए, एसपीवी को दिए, एसपीवी ने फिर 100 करोड़ बैंक को दे दिए। अब जो ईएमआई है वो ईएमआई एसपीवी को मिलेगी इस होम लोन्स की, और एसपीवी इन टर्न उसको डिविडेंड देता रहेगा। एक्स्ट्रा पैसा जो है वो एसपीवी का जनरली प्रॉफिट होता है, एसपीवी का या इन्वेस्टर्स का वो एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो प्रॉफिट होता है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लीज फाइनेंसिंग की तरफ। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग मतलब सिमिलर टू रेंटिंग। लीज फाइनेंसिंग इज सिमिलर टू रेंटिंग। टाइप्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज में क्या होता है बेसिकली, मैं मेरा व्हीकल किसी और को लीज पे देता हूँ, यूज करने देता हूँ, अगेंस्ट वो मुझे कुछ ना कुछ पैसा या पेमेंट देता रहेगा। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंसिंग लीज क्या होता है? सो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज, आई होप आपने 12th में ये पढ़ा होगा एंड आई होप आपने फाउंडेशन में भी ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, हायर परचेज के या लीजिंग के चैप्टर में। फिर भी इसको फास्टली फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? जहाँ पे राइट टू यूज एन एसेट दिया जाता है। तो उसमें दो पार्टी होती है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर मतलब वो जो रेंट पे देता है, लेसी मतलब वो जो रेंट पे लेता है। सो लेसर ने यूज करने को कुछ दिया, राइट टू यूज द एसेट उसने दिया। लेसी इन टर्न लेसर को पेमेंट देगा या रेंट देगा। सो इसमें ओनरशिप जो है
वो लेसर के पास रहती है, ओनरशिप लेसर के पास रहती है, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी इसका ओनर ही करवाता है, लेसर ही करवाता है। फॉर एग्जांपल आप ये समझो बेस्ट एग्जांपल इसका ऑपरेटिंग लीज का, आप अगर फॉर एग्जांपल गोवा घूमने गए, गोवा में आपने देखा है बहुत सारी व्हीकल रेंट पे मिलती है। सो अगर आपने उनसे व्हीकल रेंट 3 दिन के लिए ली है, सो आप उनका व्हीकल 3 दिन के लिए यूज़ करने को ले रहे हो, आपने राइट टू यूज़ ले लिया, आप इन केस में लेसी हो गए, लेसर उस केस में वो सामने दुकान वाला हो गया जिसने आपको व्हीकल यूज़ करने को दिया। अब उसका रिपेयर मेंटेनेंस क्या आप करवाओगे 3 दिन में? नहीं, आपको यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए जो आपको पेट्रोल लगे आपको वो भरवाना है, आपको एट द एंड ऑफ 3 डेज आपको वापस व्हीकल उसको दे देनी है। इस तरह से लेसर की ओनरशिप उसके पास रही, व्हीकल की ओनरशिप उसके पास रही, उसने रिपेयर मेंटेनेंस उसने करवाया, आपने नहीं करवाया, आपने सिर्फ राइट टू यूज़ लिया, आपने उस व्हीकल को यूज़ किया, आपका काम खत्म, आपने व्हीकल वापस दे दिया। दिस इज ब्रॉडली ऑपरेटिंग लीज। ओनरशिप रिमेन्स विथ लेसर, लेसर बेयर्स इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, दीज आर कॉलेबल लीज एंड आर कैंसेबल विद प्रॉपर नोटिस। ये कॉलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको आपको रेंट पे नहीं देना, वो आपको 2 दिन बाद फोन कर देगा, या इसमें प्रॉपर नोटिस रहता है। अगर आपने उसे व्हीकल 10 दिन के लिए लिया है तो आपको वो एटलीस्ट 3 डेज पहले बताएगा कि सर व्हीकल हमारा दे जाओ, हमको आपको रेंट पे नहीं देना है। चलो नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ लीज इज शॉर्टर देन द एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ। ऑब्वियसली बात है, अगर एसेट की लाइफ, उस बाइक या व्हीकल की लाइफ 10 साल की है तो आप उससे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए लोगे, आप उससे ज़्यादा उससे वो व्हीकल नहीं लोगे। नेक्स्ट है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है, एसेट का जो मेजर लाइफ है वो आप यूज़ करते हो। एक पार्टी होती है लेसर, अगली पार्टी होती है लेसी, लेसर ने लेसी को राइट टू यूज़ दिया, लेसी ने लेसर को पेमेंट दिया। अब इसमें क्या है, ओनरशिप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये लेसर का नहीं होगा, ये होगा लेसी का, क्योंकि मेजर लाइफ इज यूज्ड बाय लेसी। अब क्या है, इस केस में अगर आपको दुकान वाला बोलेगा कि आप यूज व्हीकल 1 महीने के लिए लेके जा रहे हो, मुझे लास्ट में सर्विस करवा के देना, तो बोलेगा थोड़ी 1 महीने के लिए मैं व्हीकल तेरे से सर्विस करवा के दूंगा, हर महीने थोड़ी मैं सर्विस कराऊंगा व्हीकल। और लेकिन अगर आपको 10 साल की जगह आप उससे 8 साल के लिए ले रहे हो तो बोलेगा 8 साल के लिए ले तो रहा है, वापस जब मुझे व्हीकल दे एज इट इज़ अच्छी कंडीशन में मुझे व्हीकल वापस देना। तो दिस इज़ फाइनेंशियल लीज। आप अंदर का रीड कर लेना, सेम टू सेम तरीका लिखा है। फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस क्या है, एक बार फटाफट देखते आ जाओ। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड, फाइनेंशियल लीज मतलब ऑपरेशनल यूज़ करने को इसने लिया है लेसी ने, एंड ऑपरेशनल मेजर लाइफ लेसी यूज़ करेगा। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड पास्ड ऑन टू द लेसी, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी के पास चला जाएगा। इसमें लेसी इज ओनली प्रोवाइडेड द यूज़ ऑफ एसेट, सिर्फ लेसी यूज़ करता है, एंड वापस बेचने के लिए या वापस वो व्हीकल लेसर को देने आ जाता है जब उसका काम खत्म हो जाता है। सो लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 2024 में एक पेट्रोल गाड़ी खरीद ली जिसका रनिंग बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बाइक खरीद ली या पेट्रोल कार खरीद ली कि मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है, और 2025 में लॉन्च हो गई ईवी कार या ईवी बाइक, सो अब उसका ये जो है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई, अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। सो अगर फाइनेंशियल लीज रहेगा, सो इसमें फाइनेंशियल लीज में लेसी की जिम्मेदारी है कि वो एसेट को मेंटेन करे, रिपेयर करे, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास है, तो लेसी को ही ऑब्सोलेसेंस बेयर करना पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, अगर आप 3 दिन व्हीकल यूज़ करते हो, आप बोलोगे 3 दिन में, एक 10 दिन में, 15 दिन में मैं कहाँ इतनी झंझट पालना चाहूँगा, व्हीकल तो तू रख तेरा, मुझे नई ईवी गाड़ी दे दे। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल्स एंड नॉट इन द एसेट। लेसर को अपने रेंटल से मतलब है, उसको एसेट से कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, लेसर को अपने एसेट से मतलब है, रेंटल से मतलब नहीं है।
मेरा एसेट सही सलामत होना चाहिए, रेंट तो तूने कोई और दे जाएगा, तो इसीलिए उसको अपने एसेट से मतलब है। फाइनेंस लीज में लेसर एंटर्स इनटू द ट्रांजैक्शन ओनली एज अ फाइनेंसर। तो इस फाइनेंस लीज में लेसर ओनली फाइनेंसर का काम करता है कि तू सिर्फ मेरे से गाड़ी ले जा, एज अ लोन मुझे रिपेमेंट करता रहना। बट ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो वो ओनर होता है, वो फाइनेंसर का काम नहीं करता, वो ओनर का काम करता है। मुझे 4 दिन बाद मेरी गाड़ी सही सलामत चाहिए, तो पैसे 1 दिन के कम देना, बट मुझे मेरी गाड़ी सही सलामत देके जाना। इसका मतलब ये होता है कि उसको अपने एसेट में इंटरेस्ट है, और इट बियर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस एंड इंश्योरेंस। चलो, फाइनेंस लीज में क्या होता है? लीज इज यूजुअली फुल पे आउट, दैट इज सिंगल लीज रिपेज द कॉस्ट ऑफ एसेट टुगेदर विद द इंटरेस्ट। मतलब अगर मैंने कोई 10 लाख का एसेट लिया है और मैं आपको बोलूं कि मैं हर साल 1-1 लाख रुपए चुकाऊंगा और मैं 10 साल तक चुकाऊंगा, सो इसमें तो लेजी बोलेगा कि मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो गया। तो आप मुझे 10 नहीं 15 साल तक चुकाना, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी कवर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्रिंसिपल भी कवर हो जाएगा। बट इस टाइप ऑफ ऑपरेशनल लीज में नॉन पे आउट रहता है, सिंस लेसर एक्सपेक्ट्स टू लीज सेम एसेट ओवर एंड ओवर टू सेवरल यूजर्स। वो एक ही गाड़ी, एक ही बाइक बार बार 10 जनों को देना चाहता है। इसके लिए वो ये देखता है कि मुझे फुल पे आउट ना मिले, मुझे तो मेरा डेली रेंट मिल जाए, मेरा काम फिनिश हो जाए। बट अगर फाइनेंशियल लीज में ये होता है कि पूरा का पूरा एसेट की लाइफ आप यूज़ करते हो, तो वो चाहेगा कि मेरा एसेट का एटलीस्ट कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट तो रिकवर हो ही जाए। आगे चलते हैं, अगला है अदर टाइप्स ऑफ लीजेस, जिसमें आता है पहला सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है? सेल एंड लीज बैक में नो फिजिकल एक्सचेंज, फिजिकल एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता, हैपन्स ओनली इन रिकॉर्ड्स ओनली। मेरी मशीन मेरे पास रहती है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने मेरी मशीन बेच दी एंड देन मैंने पैसा यूज़ कर लिया। तो उसमें क्या रहता है, जो ओनर रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मशीन मेरी बाहर से ख़रीदी, मैंने 10 लाख रुपए की मशीन परचेज की, मैंने 10 लाख रुपए उसको चुका दिए। सो मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ, मैं ओनर मशीन का, ये मशीन मेरे पास। सो अगर मैं बोलूँ, मैं ये ओनर जो है वो मशीन किसी थर्ड पार्टी को सेल करेगा एंड देन थर्ड पार्टी इस ओनर को लीज बैक करेगा। मतलब मेरी मशीन मैंने 10 लाख रुपए चुका दिए, अब मुझे इमरजेंसी में फंड्स की नीड आ गई, फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी मशीन तेरे को बेच दी एंड तुझे ये बोला कि तू मुझे मशीन को वापस लीज बैक कर दे। मशीन मुझे ही चलानी है, काम मुझे ही करना है, बट मुझे इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या किया, मशीन बेच के उस मशीन को रेंट पे ले लिया। सो ये होता है सेल एंड लीज बैक। मैं मेरी मशीन को बेच के वापस लीज बैक कर लूँ। सो इसमें फिजिकल मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, ओनर भी यही है, यूज़र भी यही है, थर्ड पार्टी इसका ओनर नहीं है, वो इसका यूज़र नहीं है। सो ये बन जाएगा यहाँ पे लेसर एंड ये बन जाएगा यहाँ पे लेसी। सो मैंने अपनी मशीन आपको बेच दी, आपके पास सरप्लस कैश है, आपको बोला आप मुझे मशीन वापस यूज़ करने दे दो, मैं आपको बदले में रीपेमेंट करता रहूँगा। नेक्स्ट है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज में क्या होता है, लेसर ने कुछ पार्ट पे कर चुका होता है, कुछ पार्ट वो पे करना पेंडिंग होता है। चलो देखो, लेसर बोरोज अ पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट से 80% ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल, लेसर लेसी। सो लेसर ये बोलता है कि मैं लेसी को कोई एसेट यूज करना है, सो लेसी क्या करेगा, 20% तो डाउन पेमेंट कर देगा एंड बाकी जो 80% है उसकी लीज करवा लेगा। सो लेसर जो है, ही माइट बी मैन्युफैक्चरर। सो लेसर माइट बी अ मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे इसने 20% तो अपना डीपी देके चुका दिया एंड देन 80% को लीज करवा लिया। दिस इज कॉल्ड लेवरेज लीज। अगला आता है सेल्स एड लीज। सेल्स एड लीज क्या होता है, लेसर एंटर्स इनटू टाई अप विद मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग द लेटर्स प्रोडक्ट। लेसर मतलब लेटर मतलब मैन्युफैक्चरर।
थ्रू इट्स ओन लीजिंग ऑपरेशन। मतलब क्या किया, मैं थर्ड पार्टी हूँ, आप कस्टमर हो एंड वो सेलर है। मैंने क्या किया, आपसे मशीन खरीदी एंड सॉरी इससे मशीन खरीदी एंड सामने मशीन आपको दे दी, आपने मुझे फिक्स्ड ईएमआईज में पेमेंट दिया, मैंने उसको पेमेंट लमसम दे दिया। सो ये हुआ सेल्स एड लीज। उसकी सेल्स करने के लिए वो ईएमआई मेथड से नहीं देता है, तो उसका माल बिकेगा नहीं। बीच में मैं आ गया, मैं बोला मैं ईएमआई पे दे दूंगा, तो मैंने उससे खरीद लिया एंड आपको दे दिया। दिस इज सेल्स एड लीज। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी, बहुत फालतू सा है, रीड कर लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा इन सब चीज़ों में। चलो अगला करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब बेसिकली फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट वर्किंग कैपिटल पर्पस या फंड्स रिक्वायर्ड फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। दिस इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल ओनली। चलो सो क्या होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, आपको मैंने ये बोला कि मैं आपको गुड्स का पैसा 90 डेज के बाद दूंगा। सो आपने मुझे 90 दिन का क्रेडिट दे दिया। ये जो 90 दिन का क्रेडिट है इसको कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। क्योंकि मुझे आपने ट्रेड क्रेडिट दिया है, आप मेरे पे भरोसा करते हो कि ये 90 दिन बाद पैसा देगा, और आपने उसमें कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पैसा जोड़ दिया होगा रिगार्डिंग विद ट्रेड क्रेडिट। क्योंकि आप 90 दिन से पहला पैसा आप आज ले लो एंड आप 90 दिन बाद लो, आपको इंटरेस्ट का जो लॉस होगा ना वो आपने मेरे से आज ले लिया होगा। सो ट्रेड क्रेडिट इज नथिंग बट सन्ड्री क्रेडिट, जो अपन क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ये वही होते हैं। अगला है अक्रूड एक्सपेंसेस या डिफर्ड अनअर्न्ड इनकम। इट इज नथिंग बट क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, मैं मेरी अनअर्न्ड इनकम, अर्नड इनकम बट अनरिसीव्ड, मैंने उस पैसे को कमा लिया है बट रिसीव नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको रिसीव कर लूँगा तो मेरे वो पैसे खर्च हो जाएंगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि वो मुझे पैसा 6 महीने बाद देना, मैं अभी नहीं रिसीव करूँगा। जब मेरी 6 महीने बाद कोई लाइबिलिटी खड़ी होगी तब मैं पैसा रिसीव करके उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दूंगा। सो ये होता है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब हुआ क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। डिफर्ड अनअर्न्ड इनकम मतलब मैं मेरी इनकम को डिफर कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ। इसके बाद आता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा और कहाँ से मिल सकता है। हम कस्टमर को बोले कि हमें 20%, 30%, 40% पैसा एडवांस चाहिए, हमें पैसा एडवांस में चाहिए, हम आपको गुड्स 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने बाद देंगे। आप हमें जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तब आप हमें 20% पैसा दे दो, ऑर्डर जब आपका डिस्पैच होगा तो बाकी पैसा दे देना, या आपको ऑर्डर रिसीव होगा तब बाकी पैसा दे देना। इसको कहा जाता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। अगला होता है कमर्शियल पेपर। सो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं इशू कर सकता। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल पेपर स्कीम इन 1989। इसको आरबीआई ही इशू करती है, इशूड बाय आरबीआई और जीओआई। इसको या तो आरबीआई या जीओआई, ये दो ही जने इस पेपर को इशू कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेशंस क्या रहता है, 5 लाख और मल्टीपल्स। आपको 12 लाख की चाहिए तो नहीं मिलेंगे, या तो 10 के मिलेंगे या 15 के मिलेंगे। सो ये होता है डिनोमिनेशन, आपका 5 लाख का डिनोमिनेशन आएगा इसमें। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टी बिल्स। अच्छा इससे पहले ये देख लो कि ऑल एलिजिबल इशूअर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच। सो क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच ये कुछ रेटिंग एजेंसीज है। इसमें आप सिविल भी जोड़ सकते हो, सिविल भी एक रेटिंग एजेंसी है। तो ये जो होती है, एक्सपीरियन भी है एक। सो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आपके टी बिल्स को, आपके बॉन्ड्स को रेट करती है, उसके हिसाब से आप आगे इसको इशू कर सकते हो। अगला है टी बिल्स। ऑनेस्टली बताऊं, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे सेम नेचर के रहते हैं, डिफरेंस इनमें रहता है टेन्योर का। फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर जो है
इट इज़ इशूड, आपको लिख के दिया होगा, लिंक्ड टू द यील्ड ऑन 1 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इसका टेन्योर 2 से 3 साल का रहता है, इसका टेन्योर अप टू 3 ईयर्स रहता है मैक्सिमम। जनरली टी बिल्स का टेन्योर 14 टू 365 डेज अप टू 1 ईयर का इसका टेन्योर रहता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स ये 15 दिन से लेके 1 ईयर के रहते हैं, ये भी अप टू 1 ईयर। इसके रेट जो है वो अलग अलग जगह से चीज़ों से लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है अपना बैंक एडवांसेस। बैंक जो है हमें किस किस फॉर्म में पैसा देते हैं? बैंक हमें पैसा देता है शॉर्ट टर्म लोन्स का बोल के, वो लोन्स जो आपको अप टू 1 ईयर, 1 साल, 12 महीने, 15 महीने के अंदर रीपे ऑफ कर देने हैं, उसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स। सो आपको बैंक ऐसे लोन देगा जो आपको 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देने हैं, इससे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स। मैं अंदर का टेक्स्ट नहीं रीड कर रहा हूँ, आप रीड करोगे, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिविजन है, अपन फटाफट करेंगे फास्ट ट्रैक बट इन डिटेल्ड। चलो, सो शॉर्ट टर्म लोन्स किसी भी तरह से हो सकता है। आपको टर्म लोन दे दिया जाए, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन अप टू 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक ने 12 लाख रुपए दे दिए फॉर 12 महीने, और आपको ये कहा कि मुझे 1 लाख पर मंथ का प्रिंसिपल पे ऑफ करोगे, प्लस मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करोगे, एंड आपका जो पूरा बोरोविंग है वो 12 मंथ्स में ओवर हो जाएगा। सो इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स। अगला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? इसे नॉर्मली ओडी कहा जाता है। ओडी फैसिलिटी जो होती है, बैंक क्या करती है, आपके बैलेंस को माइनस में ले जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको ये बोला बैंक ने कि आपको 10 लाख की ओडी दी है, मतलब अब आपका बैलेंस ओवरड्रॉ, ओडी को आप ये मान सकते हो ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉ, आप आपका बैलेंस 10 लाख तक ओवरड्रॉ कर सकते हो, 10 लाख तक नेगेटिव जा सकते हो। आपके बैंक में बैलेंस है 2 लाख रुपए, पर आप 12 लाख रुपए यूज कर सकते हो, क्योंकि आप 10 लाख तक माइनस जा सकते हो। सो आप 10 लाख तक ओवरड्रॉ या ओवरड्राफ्ट लिमिट आप यूज कर सकते हो। क्लीन ओवरड्राफ्ट। क्लीन ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ये किसी भी सिक्योरिटी से लिंक्ड नहीं रहता है, ये किसी भी कंप्लायंसेस से लिंक्ड नहीं रहता है। जनरली ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपको डिमांड पे पैसा दे देना रहता है, या आपको डेली बेस पे उसको सेटल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मुझे आज शाम को पैसा आने वाला है, सो आपने क्या किया, बैलेंस आपका 2 लाख है, आपने आज 5 लाख का चेक इशू कर दिया, आपका बैलेंस हो गया -3 लाख रुपीज़, एंड शाम को आपको वापस 3-4 लाख रुपए जमा हो गए, आपका बैलेंस वापस पॉजिटिव हो गया। इसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। ये इट इज़ जनरली लिंक्ड टू अ सिक्योरिटी, या लिंक्ड टू डेली आपको जीरो करना पड़ेगा, या फिर वीकली, मंथली, जैसे आपके साथ बैंक के टर्म्स है वैसे। और दे आर जनरली रीपेबल ऑन डिमांड। एंड क्लीन ओवरड्राफ्ट, अब ओडी और क्लीन ओडी में डिफरेंस ये रहता है, क्लीन ओडी आर एंटरटेन्ड ओनली फ्रॉम पार्टीज विच आर फाइनेंशियली साउंड एंड हैविंग रेपुटेशन फॉर देयर इंटीग्रिटी। मतलब अगर अडानी अंबानी साहब कहेंगे कि हमें क्लीन ओडी दीजिए, तो बैंक को अडानी अंबानी साहब को क्लीन ओडी देनी पड़ेगी, पर आप और हम जैसे जाएंगे तो वो हमसे सिक्योरिटी मांग लेंगे कि सर पहले सामने सिक्योरिटी दो, बाद में आप ओडी की बात करना। सो क्लीन ओडी में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, वो उनको उनकी इंटीग्रिटी के बेस पे पैसे दिए जाते हैं। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का नेचर, वर्क एकदम सेम है। अगला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज ऑल्सो सिमिलर टू ओडी बट विथ सम कंप्लायंसेस। चलो, मतलब क्या हुआ कि आपको हमें हर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपको हमको मंथली क्रेडिटर्स की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, आपको हमें मंथली डेटर्स की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी,
इसमें कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस रहते हैं। आपको मंथली हमें कुछ डेटा सबमिट करना रहेगा जिससे हम चेक कर सके कि आप अपना सीसी लिमिट, क्रेडिट कैश क्रेडिट लिमिट सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सीसी लिमिट से पैसा निकाला एंड आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपका डेटर्स तो है ही नहीं, आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कहीं वैसा तो नहीं है। उस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ कंप्लायंसेस रखे जाते हैं। एडवांस्ड अगेंस्ट गुड्स। एडवांस अगेंस्ट गुड्स मतलब आपके पास गुड्स पड़े हैं, आपको गुड्स सेल करना है। अब सेल करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, पैकिंग करने के लिए या उसको शिप करने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस गुड्स के सामने उसको आप हाइपोथिकेट या प्लेज करोगे। हाइपोथिकेट या प्लेज में फिजिकल पोजेशन बैंक के पास नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आप उनको पेपर्स या बिल सबमिट करते हो कि ये गुड्स, जब तक मैं आपको पैसा ना दूं तब तक आप गुड्स का बिल मुझे मत देना। तो मैंने जब उस गुड्स का बिल बैंक को सबमिट किया तब मुझे बैंक ने पैसा दिया, मेरा पैकिंग वाला काम हो गया, मैंने कस्टमर से एडवांस मंगवाया, बैंक को उनका पैसा रीपे किया एंड देन बैंक ने गुड मुझे शिप करने को दे दिया। दिस इज नोन एज एडवांस अगेंस्ट गुड्स। अगला है बिल्स परचेज या बिल्स डिस्काउंटेड। इट इज नथिंग बट परचेज फाइनेंसिंग। बिल डिस्काउंटिंग आपने पढ़ा ही है। फॉर एग्जाम्पल ए ने सेल किया बी को फॉर ₹100, अब बी ए को देगा ₹100, बट ए को आज ही पैसा चाहिए तो ए जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है मुझे 95 दे दे एंड बी को बोलेगा तू बैंक को ₹100 दे देना। तो इससे क्या हुआ, बैंक को ₹5 की कमीशन इनकम हो गई। बैंक ने आज के आज पैसा ए को दिया, ए को पैसा मिल गया, ए का आज का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, कुछ बैंक ने कमीशन चार्ज काट लिया एंड बैंक ने रिडेम्पशन बिल पेमेंट बी से रिसीव कर लिया होगा। सो दिस इज नथिंग बट बिल डिस्काउंटेड या बिल परचेज। आपने 12th में इसको पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अगला है फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय बैंक। सो बैंक क्या करती है, आपको अगर गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो आपको फंडिंग करेगी, पैसा देगी एक्सपोर्ट को टेक प्लेस करने के लिए। प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए, या तो आपका गुड्स शिप हो चुका है, आपने गुड्स शिप कर चुके हो, अब आपको गुड्स का पैसा हाथों हाथ चाहिए तो बैंक से ले लो, बैंक फिर थर्ड पार्टी से पैसा ले लेगी आपके कस्टमर से। या फिर आपको शिप करना है बट शिप करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से ले लो। सो बैंक रुपीज़ में भी दे सकती है एज वेल एज फॉरेन करेंसी में भी दे सकती है। चलो सो देखते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस मीन्स बिफोर शिपिंग ऑफ गुड्स, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मीन्स आफ्टर शिपिंग ऑफ गुड्स। इन डेप्थ में समझते हैं बैंक कैसे फंड करती है, किस वे में पैसा देती है, कब पैसा देती है। सो जो प्री शिपमेंट फाइनेंस होता है मतलब बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेचे हो सकते हैं बट शिप नहीं किए होंगे। शिप मतलब शिप में लोड करना, अभी आपने गुड्स शिप नहीं किए, आपने हो सकता है ऑर्डर ले लिया हो बेचने का पर आपके पास पैसे नहीं है कि ऑर्डर फुलफिल कैसे करूँगा। सो जिस जनरली टेक्स फॉर्म इन द पेक ऑफ पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, कि आप जब गुड्स पैक करते हो तब आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है कि आप गुड्स पैक कर लो, आप बेचने के पहले शिप कर लो, तब आपको हम पैसा दिया जाएगा। सो फॉर पर्पज ऑफ बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, पैकिंग, शिपिंग गुड्स टू ओवरसीज बायर्स। आप बाई कर लो, मैन्युफैक्चर कर लो, प्रोसेस कर लो, पैक कर लो और शिप कर लो आपके गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम टू ओवरसीज बायर्स। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री से एक ऑर्डर आता है कि हमें इतने कोई एक्स यूनिट्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चाहिए। अब आप बोलोगे कि मुझे बेचना तो है, मेरे पास मशीनरी है बट मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है। तो आपके बैंक के पास, बैंक को आपने ऑर्डर दिखाया कि देखो बैंक मेरे पास ये ऑर्डर है, मुझे इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं पर मेरे पास इसको मैन्युफैक्चर करने का पैसा नहीं है। सो बैंक आपको उस केस में देगा प्री शिपमेंट क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस। उसमें क्या करेगा, एन एडवांस सो टेकन बाय एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट बाय नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स और receipt of export proceeds in an approved manner. Thus packing credit is essentially short term finance. आपको 180 दिन के अंदर, जब आपका बिल बन गया, बिल बनने के 180 दिन के अंदर आपको वो पैसा बैंक को चुका देना है। सो इसमें क्या होगा कि आपने ऑर्डर ले लिया,
आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर बैंक को दिखाया, बैंक को बोला कि मेरे को 3 महीने का टाइम चाहिए, मैं बैंक को मैं कस्टमर को गुड्स शिप कर दूंगा। फिर आप गए बैंक के पास, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, पैसे से आपने गुड्स परचेज कर लिए, रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिए। इस रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद आपने उस गुड्स को रेडी किया, मैन्युफैक्चर किया, आपने फिर बैंक को एक एक्सपोर्ट बिल बना के दे दिया कि देखो मेरे गुड्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं। अब इस एक्सपोर्ट बिल के अंदर 180 डेज के अंदर आपको पैसा आगे से आ जाना चाहिए एंड आपको वो पैसा बैंक को चुका देना है। सो ये ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इस तरह से ये काम करता है। अगला है पैकिंग क्रेडिट। आपको सिर्फ गुड्स पैक करने के लिए क्रेडिट चाहिए आपके पास। ठीक है, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस का ही पार्ट है पैकिंग क्रेडिट। आपको सिर्फ गुड्स पैक करने के लिए क्रेडिट चाहिए। चलो क्या होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट, क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर मिला, मेड अवेलेबल टू अ एक्सपोर्टर ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर। आपको फॉरेन कंट्री से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर बैंक को शो किया। अब है क्या, आपको बैंक को एलसी फर्निश करनी पड़ेगी। आप सामने वाले को बोलो कि तू मुझे एक एलसी ओपन कर दे मेरे फेवर में, और वो एलसी आप ले जाके बैंक को दे दो कि देखो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये एक पेमेंट की गारंटी है कि पेमेंट मुझे आने वाला है, 90 दिन बाद मुझे पेमेंट आने वाला है। सो बैंक को आप एलसी लेके फर्निश कर दो। बैंक क्या करेगा, उस एलसी के फेवर में आपको आज ही पैसा दे देगा और फिर आप उस गुड्स से काम कर लो, आप वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर लो। फिर जिस दिन आपकी एलसी ड्यू होगी, सामने वाला डायरेक्टली बैंक को पेमेंट उस एलसी के अगेंस्ट में कर देगा, एलसी को बैंक वापस रिटर्न कर देगा एंड बैंक को एलसी के अगेंस्ट में पैसा मिल जाएगा। समझते, एकदम सिंपल है। इसमें होता है एक बायर, एक होता है सप्लायर और एक होता है बैंक। सप्लायर फॉर एग्जांपल इंडियन है, बायर मान लो यूएस में बैठा है, डॉलर में डील कर रहा है। हुआ क्या, बायर ने बोला सप्लायर को कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है। सो इसने इसको ऑर्डर दिया, सप्लायर ने बैंक को ऑर्डर की कॉपी सबमिट कर दी। सो जैसे ही बैंक ने ऑर्डर सबमिट किया, बैंक को ऑर्डर सबमिट किया, बायर जो है वो सप्लायर के फेवर में एक एलसी ओपन कर देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि देख मेरे पास इतना पैसा पड़ा है बट तू मुझे गुड्स मिलेगा तब मैं तुझे एलसी का पैसा दे दूंगा। ये सप्लायर जो है वो एलसी बैंक को सबमिट करता है, बैंक जो है सप्लायर को पैसा दे देगा कि जा गुड्स मैन्युफैक्चर कर। सप्लायर जो है वो यूएस को ऑर्डर शिप कर देगा एंड देन बायर जो है वो बैंक को एलसी के अगेंस्ट पेमेंट कर देगा। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ बनता है। ये होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट। सो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एक्सपोर्टर, सुटेबल मार्जिन हैज टू बी मेंटेन। ठीक है, ईसीजीसी कवर ओके, जाने दो। अगला है पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। आप क्या बोलते हो बैंक को कि बैंक मेरे पास गुड्स पड़े हैं, मेरे पास गुड्स पड़े हैं, मैंने परचेज कर लिया है बट मेरे पास आगे काम करने को, शिप करने को, पैक करने को पैसा नहीं है। सो एक काम कर, ये गुड्स का हाइपोथिकेशन तू ले ले। हाइपोथिकेशन मतलब फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। बैंक को ये लिख लेता है बैंक कि जब तक ये गुड्स बिक नहीं जाते ये गुड्स मेरे हैं। सो बैंक क्या करता है, गुड्स की हाइपोथिकेशन ले लेता है, जब तक गुड्स बिक नहीं गए वो गुड्स मेरे हैं। बैंक उसके अगेंस्ट में पैसा दे देगा कस्टमर को, कस्टमर आगे गुड्स को शिप कर देगा, शिप करने उसको पैसा मिल जाएगा, पैसा बैंक को चुका देगा एंड फिर वो गुड्स को सेल कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। सो बेसिकली ये पैसा आपको बैंक को चुकाना होगा गुड्स शिप करने के लिए, तो शिप करने से पहले आपको बैंक को पैसा चुका देना है। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स, सिमिलर टॉपिक है, आप खुद सेल्फ रीड कर लेना, मैं इसके अंदर नहीं पढ़ रहा। ईसीजीसी गारंटी, सो ईसीजीसी इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर। आप लिख लो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर या कॉरपोरेशन। एक ईसीजीसी की गारंटी होती है, अगर ईसीजीसी ने बोल दिया कि इस एक्सपोर्ट का पैसा अगर नहीं आया तो हम देंगे। सो बायर्स जनरली क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी में होते हैं, तो फॉरेन करेंसी वाले बायर्स जो होते हैं वो अपने ईसीजीसी कॉर्पोरेशन को बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे एक गारंटी दे दो। सो ईसीजीसी कॉर्पोरेशन क्या करता है, अपनी बैंक को या कस्टमर को एक गारंटी दे देता है कि अगर वो पैसा नहीं देगा एक्सपोर्ट का तो पैसा मैं दूंगा। ठीक है, सो इस केस में होता है ईसीजीसी कॉर्पोरेशन कवर जो काम आता है वो अपने को अपने एक्सपोर्ट का क्रेडिट रियलाइजेशन करवा देता है।
अगला है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। या तो आप ये करो, आपको डॉलर या फॉरेन करेंसी जो भी है आपकी, फॉरेन करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक फॉरवर्ड कवर बना लो, फॉरवर्ड कवर कर लो कि डॉलर का जो भी फॉरेन करेंसी का मूवमेंट है, फॉरेन करेंसी का मूवमेंट है, उससे आप प्रोटेक्ट हो जाओ। आप फॉरवर्ड कवर ले लो। फॉर एग्जांपल आपको डॉलर आने वाला है, सो आप क्या करो, फॉरवर्ड में डॉलर आज सेल कर दो। जिस दिन आएगा तो मैंने डॉलर आज ही सेल कर दिया, क्योंकि अगर मुझे डॉलर एक फ्यूचर डेट पे मिलेगा तो मैं उस दिन डॉलर रिसीव करके उसको सेल करूंगा। तो मैं आज ही एक फॉरवर्ड सेल कवर इनिशिएट कर देता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल आज 82 की रेट पे $100 बेच दिया, बट उसकी मैं डिलीवरी दूंगा 3 महीने बाद। सो 3 महीने बाद मुझे डॉलर मिला, मैंने डॉलर दे दिया, मेरा फॉरेन करेंसी रिस्क खत्म हुआ। या तो मुझे डॉलर पे करना है फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद, तो मैं क्या करूंगा, आज ही एक फिक्स्ड मार्जिन देके $100 परचेज कर लूंगा। मैंने डॉलर परचेज किया, 3 महीने बाद जब मेरा डिलीवरी का आएगा मैं डॉलर उसको पे कर दूंगा। मैंने आज ही की डेट पे फॉरवर्ड कवर बुक करके डॉलर का रेट बुक कर लिया। ये होता है फॉरवर्ड कवर या एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अगला होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब ये होता है आफ्टर शिपमेंट, आपने शिपमेंट शिप कर दिया, आपने गुड्स सेल कर दिए, स्टार्ट कर दिए बेचना, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। सो परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंटरी एक्सपोर्ट बिल। आप क्या हुआ, सिमिलर टू परचेज फाइनेंसिंग या बिल डिस्काउंटिंग, पीएफ या बीडी जो होता है वो सेम होता है। आप गए बैंक के पास, आपने एक्सपोर्ट का बिल बैंक को सबमिट किया कि बैंक के मेरा एक्सपोर्ट का बिल है, मुझे 4 दिन बाद पैसा 4 महीने बाद पैसा आने वाला है, आप मुझे इसके अगेंस्ट आज पैसा दे दो, जब पैसा वो आएगा तो आप रख लेना। सो बैंक ने क्या किया, वो बिल को डिस्काउंट किया, मुझे आज के आज पूरा पैसा दे दिया, एंड देन जब 4 महीने बाद पैसा आता है तो वो पैसा बैंक रख लेता है। मुझे उसने 100 के सामने 95 दिया, 92 दिया, 93 दिया, डिस्काउंट एंड कमीशन काट के मुझे फिक्स्ड पैसा बैंक ने दे दिया। आगे बढ़ते हैं ईसीजीसी गारंटी। सो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ईसीजीसी गारंटी कवर के हिसाब से भी दिया जाता है कि अगर इस पैसा एक्सपोर्ट का एडवांस का पैसा नहीं आया तो मैं दूंगा, ये ईसीजीसी गारंटी होती है, ये काइंड ऑफ फाइनेंस ही होता है। कस्टमर अपना फॉरेन रिसीवेबल को इंश्योर करवा लेता है, एक गारंटी ले लेता है कि अगर इस बिल का पैसा नहीं आया तो मुझे ईसीजीसी चुकाएगा। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब चलो रीड करते हैं। फाइनेंस इज provided banks to exporters by way of advance against export bills forwarded to them for collection, taking into account the creditworthiness of party, nature of goods used. ओके, इसका मतलब मैंने बिल्स को कलेक्शन के लिए भेज दिया है, हो सकता है पैसा किसी भी टाइम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में आता हो, बट मुझे आज अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है। सो मैं बोलूँगा बैंक मुझे एक नॉमिनल फी काट ले और मुझे आज के आज पैसा दे दे, सो मैं उस पैसे को आज के आज यूज़ कर पाऊँ। अगला है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक्स, कैश सब्सिडी, सेल्फ रीड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इजी, आप खुद कर लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें। अदर फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय द एक्सपोर्टर्स आर एज फॉलोज। एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी क्या होता है, आई होप आपको पता हो, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक है बायर, एक है सप्लायर, एक है बैंक। सो क्या किया, बायर ने सप्लायर को बोला कि मुझे गुड्स चाहिए, सप्लायर ने बोला मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे तो पैसा आज के आज चाहिए। सो बायर ने क्या किया, बायर गया बैंक के पास कि बैंक मुझे एक एलसी इशू कर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि मेरा क्रेडिट वर्दीनेस इतना है कि मैं उस परचेजर को, उस सेलर को चुका दूंगा। सो बैंक इशू करता है एलसी इसके नाम से, इसके फेवर में, बायर के नाम से सेलर के सप्लायर के फेवर में, कि अगर सप्लायर नहीं चुका पाएगा पैसा तो मैं चुकाऊंगा तुझे पैसा, इस एलसी के मुझे लाके देना, मैं तुझे इस एलसी के सामने पैसा दे दूंगा। सो ये होता है एलसी, गारंटीज और एक्सेस ड्यूटी फॉर वेवर ऑफ एक्सेस ड्यूटी। मतलब अब कोई चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे आपको एक्साइज ड्यूटी लगता है। सो आप गवर्नमेंट को बोलते हो क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है उसको वेव कर दो। तो बैंक बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है मैं वेव कर दूंगा, बट कंडीशन ये है कि आपको ये गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। आप बोले हाँ कर लेंगे, और आपने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी वेव करवा ली और गुड्स को लोकल सेल कर दिया कम रेट पे। सो ये ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट आपसे एक बैंक गारंटी लेती है
इसको बीजी कहा जाता है। बैंक गारंटी लेती है कि जितना आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी है उतना हमें आप बैंक गारंटी दे दो। अगर आपने वो गुड्स लोकली सेल किया तो हम आपका वेवर तो कर रहे हैं आज, पर हम बैंक गारंटी एक्सरसाइज कर लेंगे, हम वो पैसा रिडीम कर लेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट बिल सबमिट कर दिया तो हम आपका बीजी को डिजॉल्व कर देंगे, आपका बीजी हम छोड़ देंगे। बहुत इजी है सिर्फ चीज़ें। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इज सेम एज अनसिक्योर्ड लोन्स। तो दिस इज सेम एज अनसिक्योर्ड लोन्स। जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स काम करता है वैसे ही इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल जो कंपनीज के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े रहते हैं, सो कंपनी दूसरे को पैसा लेंड कर देती है इसके सामने कि मेरे पास पैसा पड़ा है तू ले जा। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर चलो रीड कर लेते हैं इसको। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिमिलर टू टाइम डिपॉजिट रिसीट, वेरी सिमिलर टू कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, उस टाइप का ही रहता है। बट इसमें यह है कि अपन डीप डिस्काउंट में इशू करते हैं। अगर मुझे आज पैसा चाहिए, मैं आपको क्या बोलूँगा, मुझे आज आप 25,000 रुपये दे दो, मैं आपको 10 साल बाद 10 years लेटर मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। सो मैंने इसको ग्रॉस डिस्काउंट पे, बिग डिस्काउंट पे इशू किया, 25,000 का 50,000, पैसा डबल कर दिया, बट टेन्योर रहा 10 years, तो मुझे ये पैसा बहुत चीप रेट पे सस्ता कैपिटल मिल गया। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट ये होता है मैं पब्लिक से पैसा ले लूँ, पब्लिक 1 2 3 4 को बोलूँ मुझे 100 रुपये दो, 400 रुपये आ गए, मेरा काम हो गया। फिर मुझे उन पब्लिक को पैसा चुकाना पड़ेगा उनकी ड्यू डेट्स पे। तो दिट इज नथिंग बट पब्लिक डिपॉजिट्स। टाइम पीरियड रहता है 3 साल का। मल्टीपल पब्लिक से जब मैं पैसा लेता हूँ उसे कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। चलो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं। सीड कैपिटल असिस्टेंस, नाम से ही मालूम पड़ता है बीज बोने के लिए मुझे जो कैपिटल असिस्टेंस चाहिए वो होता है सीड कैपिटल असिस्टेंस। मुझे आज किसी कंपनी में बीज बोना है, मुझे कंपनी में काम स्टार्ट करना है, सो सीड कैपिटल मतलब मुझे इनिशियल लेवल पे जो पैसा चाहिए बीज बोने के लिए उसे कहा जाता है सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो ये पैसा वो होता है जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए फॉर अ स्टार्टअप जब दिया जाता है उसे कहा जाता है सीड कैपिटल असिस्टेंस। मैं एक एक को इन डेप्थ समझा दूंगा, रीड नहीं करूंगा, रीड आप खुद करना। इंटरनल कैश अक्रूवल्स, नथिंग बट रिटेन्ड अर्निंग्स या आपने अगर कोई एफडी करवा रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको रिडीम कर लो। जो आपके पास खुद के पास पैसा पड़ा है उसे कहा जाता है इंटरनल अक्रूवल्स, कैश अक्रूवल्स। आप उसको यूज करके आपका वो कर दो। अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। अगर आपने मेरा लास्ट चैप्टर का लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने एग्जांपल दिया था पापा, भाई और अंकल का। सो इट इज़ नथिंग बट अनसिक्योर्ड लोन ओनली। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, इसमें क्या होता है बैंक गारंटी फर्निश करनी होती है। आपको मैंने बताया कि आपको बैंक गारंटी फर्निश करनी होगी कि मैं आपको पैसा दे दूंगा बट 6 महीने बाद दे पाऊंगा। अगर सामने वाले को आप पे भरोसा नहीं है कि आप पैसा दोगे या नहीं दोगे तो वो आपसे आज के डेट में बैंक गारंटी मांग लेगा कि तेरी बैंक को बोल मुझे गारंटी दे दे कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। सो क्या होता है, पेयर, पेई, रिसीवर, बैंक। सो क्या होता है, पेयर बोलता है बैंक को कि पेई को एक बीजी इशू कर दे कि अगर पेयर पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं पैसा दूंगा। सो अगर पेयर पेई को पैसा दे देता है तो ये बैंक गारंटी कैंसिल हो जाती है इमीडिएटली ऑन पेमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ फंड्स। इसे कहा जाता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। कैपिटल इंसेंटिव, सो आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी दे रही है टू स्टार्टअप्स, 35% ऑफ कैपिटल सब्सिडी, कि जितना भी आप पैसा लगाओगे 35% उसका गवर्नमेंट बेयर करेगी, 35% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी फॉर वुमेन
एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर वुमेन है अगर वो ही काम कर रही है तो उसको 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगले है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसमें ये एक क्वेश्चन में कहा गया है, एग्जांपल दे दूं कि आज आप मुझे 25,000 रुपीज़ दे दो, मैं आपको 12 साल के बाद 1,00,000 रुपए दूंगा। 12 साल ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको 8 साल के बाद या मैं आपको 10 साल के बाद 1,00,000 रुपए दूंगा। सो दिस इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। इसकी फेस वैल्यू रहती है 1,00,000, करंट मार्केट प्राइस रहती है 12,000। सो अगर हमने 12,000 नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी, 25,000। अगर मैंने 25,000 रुपये के बॉन्ड इशू किए हैं जिसका टेन्योर 10 साल का है, तो 10 साल में पैसा 4 गुना करके दिया, वेरी गुड रिटर्न। इसको कहा जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, गाइज ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें अब आजकल नहीं काम आती है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बुक्स को अपडेट करना चाहिए। सो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट उसका जैसा ही होता है, अलॉन्ग विथ अ डिटैचेबल वारंट। एक वारंट इशू होता है विच इज रिडीमेबल आफ्टर अ नोटिफाइड पीरियड से 4 to 7 years। कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू इक्विटी शेयर्स विल हैव टू बी डन एंड मतलब आपने मुझे आज 25,000 रुपये दिए, इसके मैं आपको सेम एग्जांपल 10 साल के बाद 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। इतना सिंपल चीज़ है, मैं आपको 10 साल बाद 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। इसे कहा जाता है डिटैचेबल वारंट। चलो, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब मैंने सेम एग्जांपल देता हूँ, आपको 25,000 के डिबेंचर्स इशू किए, मैं आपको बोलूँगा इसका टेन्योर रहेगा 10 ईयर्स का, मैं आपको 10 ईयर्स तक जीरो इंटरेस्ट दूंगा, नो इंटरेस्ट, एंड आप मेरे से 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स आके 10 साल बाद ले जाना। ये सिर्फ सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इनके नेचर में डिफरेंस है कि ये बॉन्ड के थ्रू इशू करो, नोट के थ्रू इशू करो, डिबेंचर के थ्रू इशू करो, किसी के भी थ्रू इशू करो, सबका नेचर सेम है, सिर्फ तरीका अलग है, रिश्ता वही, सोच नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं आगे। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज सेम एज जीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ लिख दो सेम एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। चलो ओके डन। अगला है ऑप्शन बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, रीड ओनली, सेल्फ रीड। इसमें आपको इन्फ्लेशन की रेट पे बॉन्ड इशू किए जाएंगे या इन्फ्लेशन प्लस एक फिक्स मार्जिन पे बॉन्ड इशू किया जाएगा, तो आपको उसके रेट पे पैसा मिलेगा। ऑप्शन बॉन्ड आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव करने का एक ऑप्शन रहता है कि जहां आपको अगर चाहिए तो इंटरेस्ट आप पेमेंट रिसीव कर लो, वरना आप इंटरेस्ट को क्यूमुलेट करते रहो, आप एंड में रिसीव करना। लास्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में जैसे जैसे आपका रेट चेंज होता है, माइट भी लिंक कर देंगे इसको रेपो से, लाइबोर से, माइबोर से या MCLR से, कहीं से भी लिंक कर दे, उसके हिसाब से आपके बॉन्ड्स के रेट चेंज होते रहेंगे। चलो अगला है इंटरनेशनल बैंक फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में आप एक्सटर्नल सोर्सेज जो इंडिया के बाहर से है वहाँ से फंड ले पाओगे, और इसके सोर्सेज में आता है कॉमर्शियल बैंक्स, जो बाहर के कॉमर्शियल बैंक्स है, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन बाहर की बैंक है, उनसे पैसा ले लो। डेवलपमेंट बैंक्स बाहर की एक्सिम बैंक ऑफ USA है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने, एक्सिम बैंक ऑफ USA, उनसे पैसा ले लो। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स, आपने कहीं यूरोप में, एशिया में, US में, UK में कहीं भी आपने एक्सपोर्ट किया है, सो आपने वहाँ पे ट्रेड किया है, आपके पास एक्सपोर्ट का बिल है, आपके पास रिसीवेबल का एक प्रूफ है, आप प्रूफ बैंक में सबमिट कर दो, आपको उसके सामने पैसा मिल जाएगा, डिस्काउंट कमीशन काट के मिलेगा, ड्यू डेट पे बैंक उस पार्टी से पैसा रिसीव कर लेगा। चलो इंटरनेशनल एजेंसीज मतलब वैसे ही ये अमेरिकन एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, IFC हुआ, IMB हुआ, इंटरनेशनल मॉनिटरी बैंक हुआ, IMF की फंडिंग हुई, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से पैसा मिलता है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का मतलब हुआ कि आप बाहर जाके अपने शेयर्स लिस्ट करो, आप US में जाके प्राइवेट इक्विटी रेस करो, आप लंदन में जाके प्राइवेट इक्विटी रेस करो, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट।
आप बाहर की करेंसी से पैसा लो, बाहर की करेंसी से गुड्स लो, क्रेडिट फैसिलिटी ले लो, बाहर बॉन्ड इशू कर लो, बाहर की बैंक से पैसा ले लो, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अगले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। इसी भी ये होता है जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी में लोन लेते हो, सप्लायर से क्रेडिट लेते हो, बायर्स क्रेडिट, बैंक लोन, लेकिन उसको आप लेते हो फ्लोटिंग रेट के ऊपर, कि जिस रेट पे अगर आपने उसको डॉलर से लिंक कर दिया, डॉलर बढ़ा तो मेरा रेट बढ़ेगा, डॉलर घटा तो मेरा रेट घटेगा, या आप उसको प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो, या उसको कि डॉलर बढ़ा तो रेट घटेगा, डॉलर घटा तो रेट बढ़ेगा, उसको आप किसी भी तरह से लिंक कर सकते हो। ईसीबी का मतलब होता है वो चीज़। यूरो बॉन्ड अपन पहले सब पढ़ चुके हैं, यूरो बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, तंदूर बॉन्ड, जो आपने पढ़ा सब कुछ सेम टू सेम अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको बड़े पैराग्राफ में दिया हुआ है, वहाँ छोटे पैराग्राफ में दिया हुआ था, आप रीड कर लेना एक बार। फॉरेन बॉन्ड्स भी आपको पता है एडीआर या जीडीआर के जैसे होते हैं फॉरेन बॉन्ड्स। फुल्ली हेज बॉन्ड्स, मीडियम टर्म नोट्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट, सेल्फ रीड ओनली। मैं लिख दूँ फिर आप बोलोगे सर ने बोला था कि नहीं पढ़ना। कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 4 मार्क्स, 2 से 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो आप एक बार ये सब चीज़ें रीड कर लेना, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सब चीज़ें रिपीटेड है। यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स नथिंग सेम एज यूरो बॉन्ड्स बट कन्वर्टिबल नेचर। फॉरेन यूरो बॉन्ड्स थर्ड पार्टी की, थर्ड कंट्री के हैं, हम इशू कहीं और कर रहे हैं, पैसा कहीं और रिसीव कर रहे हैं, उसे कहा जाता है यूरो, फॉरेन यूरो बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड्स यही होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स इशूड इन यूरो कंट्री या यूरोपियन कंट्री। हमने बाहर की कंट्री में डीडी भी इशू कर दिया या जेडसी भी इशू कर दिए, उसे कहा जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, यूरो जीरो कूपन यूरो बॉन्ड्स। चलो आगे आते हैं ईएसजी बॉन्ड्स। ईएसजी का मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ईएसजी। ईएसजी बॉन्ड मतलब ये होता है कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज करते हैं जहां से हमें पता है कि लेस पॉल्यूटिंग टू एनवायरनमेंट वाला काम होने वाला है। जहां लेस पॉल्यूटिंग टू एनवायरनमेंट वाला काम होगा वहां से हम ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, ईएसजी बॉन्ड इशू करेंगे। सो ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, एसएलबीज, ये होता है टारगेट बेस्ड होते हैं, यानी होते हैं प्रोजेक्ट बेस पे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अहमदाबाद, इसमें एग्जाम्पल दिया होगा शायद, ठीक है, इसमें जीएमसी का दिया है। एक एएमसी ने भी रिसेंटली लास्ट 2 साल पहले ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे, जिसका मतलब वो पैसा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करने के लिए काम आते हैं या जिससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होता है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा रेज करेगा। सो ये हुए आपके ग्रीन बॉन्ड। जीएमसी का, गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने रेज किया था 2021 में। इसके बाद एएमसी ने भी कर लिया एंड अब एसएमसी सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी ये करने का प्लान कर रहा है। चलो अगले होते हैं सोशल बॉन्ड्स। सोशल बॉन्ड्स प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। कोई ऐसा अच्छा सोशल प्रोजेक्ट करने के लिए आप पैसा रेज कर रहे हो, उसको कहा जाएगा सोशल बॉन्ड्स। आप पैसा रेज कर रहे हो फॉर डूइंग गुड वर्क, गुड एक्टिविटी। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड ये होता है टारगेट बेस्ड, मतलब आपको कार्बन एमिशंस को कम करना है अप टू अ सर्टेन लेवल। फॉर एग्जांपल अभी 50 यूनिट का कार्बन एमिशन अलाउड है, तो अगर आप इसको 40 या 35 तक लेके आओ, उसके लिए आपको कुछ मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या कुछ आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इसको कम कर सको। और इसको करने के लिए आपको जो पैसा रेज करना है वो आप SL20 से कर सकते हो। इसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। अगर आपको एक एनवायरनमेंट को
कम पोल्यूट करने के लिए कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, सो उसके लिए आप टारगेट ले लो कि मैं इतना पोल्यूशन कम करूंगा, एंड आप उसके लिए बॉन्ड इशू कर दो। इसे कहा जाएगा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। अगला है यूरो इश्यूज बाय इंडियन कंपनीज। वापस सेम चीज़ है, इंडियन कंपनी यूरोपियन मार्केट से पैसा लेती है, उसे कहा जाता है यूरो इश्यूज बाय इंडियन कंपनीज। रीड कर लेना। ADR एंड GDR, इसमें IDR भी होना चाहिए, IDR। सो ADR GDR IDR क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो, सो ADR जनरली ADR अपने इंडिया में HDFC के थे, इन्फोसिस के थे, विप्रो के थे। सो अपनी जो इंडियन कंपनीज है वो ADR रेस करना चाहती है। होता क्या है, सो HDFC एक बैंक है। HDFC ने क्या किया, अगर वो चाहती है कि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में NYSE पे लिस्ट होना चाहता हूँ, सो क्या मैं डायरेक्टली वहाँ जाके लिस्ट हो सकता हूँ, वहाँ से पैसा रेज कर सकता हूँ? नहीं, मुझे RBI मना करेगा कि आप फॉरेन करेंसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम्स हैं, उनको फॉलो करो। सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू काम होगा। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ADR। GDR इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, IDR इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो क्या होगा, एक ऐसा एजेंट को बीच में लाया जाएगा, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन, जिसकी ब्रांच इंडिया में भी है एंड जिसकी ब्रांच US में भी है। तो क्या करेगा, HDFC क्या करेगा, अपने शेयर्स जो है JP मॉर्गन को देगा। JP मॉर्गन डिपॉजिटरी रिसीट देगा अपने US वाली ब्रांच को। US वाली ब्रांच जो है वो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स दे देगा NYSE को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि आप वहां लिस्ट कर दो। NYSE जो है वो लिस्ट करके रुपीज देगा JP मॉर्गन को। JP मॉर्गन जो है यहाँ पे रुपीज ट्रांसफर करेगा एंड देन ये रुपीज मिल जाएंगे HDFC को। तो HDFC अगर चाहती है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना, तो उसको किसी डिपॉजिटरी के थ्रू काम करना पड़ेगा। HDFC सबसे पहले HDFC जो है वो JP मॉर्गन को बोलेगा कि मुझे US में लिस्ट होना है, तू वहाँ की बैंक है ना, मुझे हेल्प कर। फिर यहाँ का जो JP मॉर्गन का आदमी है वो US फ़ोन करेगा और बोलेगा HDFC को NYSE पे लिस्ट होना चाहता है। सो US अब क्या करेगा, HDFC अपने शेयर्स देगा सबसे पहले JP मॉर्गन को। JP मॉर्गन इस शेयर्स का रिसिप्ट हो गया, इसका इन्फॉर्मेशन देगा अपनी US ब्रांच को। US ब्रांच को बोलेगा कि मुझे शेयर्स मिल गए हैं। अब US ब्रांच क्या करेगा, इस शेयर्स को इशू कर देगा NYSE पे कि जाओ आप वहाँ लिस्ट हो गए। NYSE से जो पैसा मिलेगा JP मॉर्गन को, ये US वाला जो है वो इन्फॉर्म करेगा इंडियन ब्रांच को कि मुझे पैसे मिल गए हैं, मैंने शेयर इशू कर दिए हैं। फिर ये पैसे जो है वो JP मॉर्गन को दे देगा। आखिर JP मॉर्गन एजेंट एक ही है, सिर्फ इनमें एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि मुझे शेयर्स मिल गए हैं, वो बोलेगा मुझे पैसे मिल गए हैं। सो ये शेयर देगा, ये इन्फॉर्म करेगा शेयर मिल गए, ये शेयर इशू कर देगा, ये पैसे देगा, ये इन्फॉर्म करेगा मुझे पैसे मिल गए, ये पैसे इसको दे देगा। इस तरह से ADR GDR IDR काम करता है। अगर आपको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है तो ADR इशू कर लो, ग्लोबली कोई और जगह लिस्ट होना है तो GDR इशू कर दो। इंडिया में किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी को अगर एप्पल चाहती है कि मैं इंडिया में लिस्ट हो जाऊँ, सो वो IDR यूज़ करेगी। सेम तरह से, सेम फॉर्मेट से यहाँ पे BSE NSE पर लिस्ट होगा, यहाँ JP मॉर्गन नहीं और HDFC बैंक का नाम आ जाएगा। सेम तरह से आप इसको डीप में रीड कर लेना, इन डेप्थ। आगे बढ़ते हैं, कंटेम्पररी सोर्सेज ऑफ फंडिंग। सो कंटेम्पररी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या हो सकते हैं? पहला है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग है ओके, सो पहला सोर्स है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, मैं 1000 पीपल को बोलूँ कि मुझे 100 रुपये दो, सो 1000 पीपल से मेरे को 1 लाख रुपए मिल गए।
सो अगर मेरे को क्राउड फंडिंग रेस करना है, मैं 1000 लोगों को बोलूँगा मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे लाख रुपए मिल गए। इस तरह से होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, कॉरपोरेट्स एंड मैनी मोर। मेरे फैमिली बहुत बड़ी है, हज़ारों लोग हैं या सैकड़ों लोग हैं, मैं सबसे बोलूँगा मुझे 1000 रुपये दे दो, मेरा काम हो जाएगा। एक जन के ऊपर अनसिक्योर्ड लोन देने का बर्डन नहीं आया, रिपेमेंट की रिस्क भी सबकी कम हो गई कि गए तो कितने 1000 रुपये, नॉट मच। सो इस तरह से क्राउड फंडिंग रेस किया जाता है। इक्विटी फंडिंग आप लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हो इक्विटी फंडिंग क्या होता है, मैं इसको इन डेप्थ अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है, आप फ़ोन उठाते हो और बोलते हो हे दोस्त ला मुझे 10,000 रुपये फटाफट गूगल पे कर, उसने आपको गूगल पे कर दिए। ये हो गया आपका P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग। फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव हो गया, फैमिली हो गई, किसी से भी आप पैसा ले सकते हो, अपनी वाइफ से मत लेना। तो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग। अगला आता है स्टार्टअप फंडिंग। स्टार्टअप फंडिंग IDBI, इस बैंक को बहुत अंडररेट किया गया है। IDBI बैंक की स्टार्टअप स्कीम्स इतनी सारी है, आप वहाँ से जाके स्टार्टअप में रजिस्टर करके अच्छा पैसा गवर्नमेंट से ले सकते हो। फिर चाहे आप फंडिंग सब्सिडी के थ्रू ले लो या आप ग्रांट के थ्रू ले लो, कैसे भी ले लो, आप स्टार्टअप फंडिंग रिसीव कर सकते हो। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग सबसे बढ़िया, 1000 लोग 100 रुपये डोनेट कर दे, मेरा काम हो गया, मुझे 1 लाख मिल गए, वाह मज़ा आ जाएगा। चलो यहाँ अपना चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ लगाते हैं अल्प विराम, हमारा चैप्टर क्लोज। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। कोई डाउट हो इस लेक्चर के नीचे कमेंट कर देना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलो बाय बाय, जय हिंद।